thing I want to tell you, how this AIDMK people who themselves took the photo of Annadurai, and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi? He is a terrorist, and he won't believe in equality. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राजनीति में बयान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ बयान ऐसे होते हैं जो काफी प्रभावित करते हैं राजनीति को भी, समाज को भी। कई बार ऐसे बयान आते हैं जो उस समय चुनाव पर काफी ज्यादा असर डालते हैं, और अतीत में इसके कई उदाहरण भी हैं। ऐसे कई बार हो चुका है जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कई बार ऐसे बयान दिए जिसके बाद राजनीति में भूचाल आ गया, और इन बयानों का असर चुनाव पर भी साफ साफ दिखा। इस बार कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं, बल्कि खुद पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के महज एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर ऐसी टिप्पणी की, ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। खड़गे ने मोदी को आतंकवादी कह दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी न्याय और समानता के पक्षधर नहीं हैं और पूरी भाजपा इसी तरह काम करती है। खड़गे ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि आखिर अन्नादुरई को मानने वाले लोग बीजेपी के साथ कैसे आ सकते हैं। तमिलनाडु में भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ में विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर रखा है। खड़गे ने कहा कि पेरियार से लेकर अंबेडकर और अन्नादुरई ने समानता और महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्ष किया, जबकि बीजेपी का पूरा ढांचा समानता और बराबरी के खिलाफ है। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी और विरोधियों को कुचलने वाला बताया। हालांकि जब मोदी पर खड़गे के बयान से बवाल मचा तो खड़गे ने अपने पैर वापस खींच लिए और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तीर तो निकल चुका था। खड़गे ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि वो जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं वो विरोधियों को आतंकित करने वाला है। फिलहाल खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता काफी आक्रोशित हैं और बीजेपी के दिग्गज चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं। खड़गे के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई बयान आया हो जिसने राजनीतिक बवंडर मचा दिया हो, वो भी ठीक चुनाव से पहले। ऐसा कई बार हुआ है और बार बार हुआ है जब कोई अलग राज्य का चुनाव चल रहा हो या देश का चुनाव चल रहा हो, उस समय पर राजनेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान जरूर आते हैं जो न सिर्फ समाज में विखंडन को पैदा करने वाले होते हैं, बल्कि राजनीतिक कलुषता, राजनीतिक वैमनस्य किस हद तक जाकर के किसी बयान की पराकाष्ठा को छू सकता है, यह भी बताते हैं। हम कुछ बयानों को सुनेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा, ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे। कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। देश के चुने हुए जनता को के द्वारा प्रधानमंत्री को इस तरह का शब्द आतंकवादी का कह रहे हैं,
मुझे लगता है इससे घिनौना, इससे निंदनीय कोई शब्द नहीं हो सकता है और देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अब शब्द या गाली और माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकी कहना या माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का आदर नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। कांग्रेस की जो मानसिकता है किस हद तक नीचे गिर सकती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्री खड़गे जी का जो बयान है बहुत ही दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। राजनीति का स्तर कितना कांग्रेस गिराएगी। राहुल गांधी ने आदरणीय प्रधानमंत्री को ओसामा बिन लादेन बुलाया। आपने स्वयं कहा कि पहलगाम के कोई अटैक नहीं था और वो आतंकवादी नहीं थे। ये जताता है कि आप इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है और आपके मानसिक संतुलन को आप खो बैठे हैं। जिस तरह से राजनीति में बयान दिए जाते हैं, राजनीति में एक शिष्टता का अनुपालन करने की उम्मीद की जाती है, जिस तरीके से संसद या विधानसभा के भीतर हमारे माननीय सांसद बर्ताव करते हैं, बहुत सारी चीजें लिखा पढ़ी में हैं। लेकिन उसके बाद भी जब राजनीतिक मर्यादाएं इस तरीके से तार-तार होती हैं, तो यह भी समझ में आता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। और यह तय मानिए कि इस समय पर जिस तरीके से राजनीतिक भाषा का पतन हो रहा है, ये हमारे देश में जो समाज है, उस समाज के जो लोग हैं और इस पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने वाले और उसके पतन के भी परिचायक हैं। इसमें कहीं कोई दो मत है नहीं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आजम खान जी हैं समाजवादी पार्टी से, चंद्रभूषण राजपूत जी हैं कांग्रेस से, नवीन दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चंद्रभूषण राजपूत जी आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके से बयान दिया, बयान के बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी पेश की है, लेकिन राजनीति आप करते हैं तो ये पता है कि जब तीर निकलता है तो वो कितने तरीके से और कहां-कहां घाव दे करके जाता है और उसके मायने कितने बड़े निकाले जाते हैं। तो ऐसी गलती इतने बड़े राजनेता से अपेक्षित है या हम ये मान लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं क्योंकि कल पश्चिम बंगाल और साथ साथ अन्य राज्यों में वोटिंग होनी है? शेखर जी, सबसे पहले तो आपका नमस्ते मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, हमारे सीपी ने जो कहा, उनका कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने देश में जनता को आतंकित कर रखा है, कोई भी लोग जो राजनीति समझता है सब जान रहा है। जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है, अब देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किस जगह छापा नहीं मारा, किस विपक्षी के यहाँ छापा नहीं मारा। आज किसके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों पार्थ चटर्जी के यहाँ। अच्छा, जब ये नेता पे छापा मारते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर अधिकारी पे छापा मारते हैं। ज्वाइंट सीपी कमिश्नर पुलिस, उनके घर पे छापा मारा। कहने का ये मतलब है कि देश में लोकतंत्र में चुनाव किस लिए होता था? आदमी, एक सरकार बनती है, वो 5 साल काम करती है, 5 साल काम करके जनता के पास जाती है कि भाई हमने ये काम किया, इस हिसाब से हमको चुनाव जीताओ। नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरीके से चुनाव जीतती है? सबसे पहले तो जैसे तैसे करके लोकसभा चुनाव जीतो, उसके बाद जितने भी स्टेट असेंबली हो, पहले तो वोट काटो, एक तो उसका एक अपना ही बहुत ही अलग डिबेट है। उसके बाद जो जांच एजेंसी का जो उपयोग होता है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो तो ऐसे नॉर्मल जांच कर, चुनाव से 1-1.5 महीना वो इतने ज्यादा सक्रिय हो जाती है कि हर विपक्षी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चंद्रभूषण जी, आप इस बात को लंबा खींच सकते हैं, लेकिन मैं इसी जगह पर आपको रोक करके और सवाल का अगला हिस्सा लाऊंगा। जनता भी समझदार है, वो छोटी बात को बड़ा कर लेगी अपने हिसाब से। ये जो ईडी है, सीबीआई है या राज्य की जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, ये ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी आई और 2014 में बन गया। ये आजादी के समय से व्यवस्थाएं कायम हैं, उससे पहले से कायम है बहुत सारी व्यवस्थाएं और चलती चली जा रही हैं अमेंडमेंट के साथ में। हमारे संविधान में संविधान बनने और संशोधन के साथ में चीजें आगे बढ़ी। ये जांच एजेंसियां, इनका काम ही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सही हो। ये तो विडंबना है कि राजनीतिक दल राजनीति में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ
या उस व्यवस्था में जो प्रशासन में बैठे हैं उनके खिलाफ सही तरीके से एक बार इस्तेमाल कर लिया होता तो यह नौबत ना आती कि इस देश में जिस तरीके की स्थिति बनती है वो कई बार सीमा पार कर जाती है और इस तरीके के बयानों की भी जरूरत ना होती। 2007 में क्या जरूरत थी मौत के सौदागर कहने की? क्या जरूरत थी कि आप कह दीजिए कि हुआ सो हुआ 1984 को लेकर? और क्या जरूरत थी मल्लिकार्जुन खड़गे को कहने की कि मोदी आतंकवादी? अगर ये एजेंसियां कल आपकी सरकार बनेगी तो इन्हीं एजेंसियों पर आपका भी काबू होगा। ये एजेंसियां अगर आतंकवादियों को पाल रही हैं तो इसका दोषी सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरा राजनीतिक सिस्टम है, संसद है। कैसे अधिकारियों को आपने रखा है? अधिकारी तो किसी लिखा पढ़ी के तहत काम कर रहे हैं ना। 2014 से पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था, मैं बिल्कुल मानता हूं। आप जाके उसका सर्कमवेंशन रेट पढ़ लीजिए। 52% अगर विपक्षी के खिलाफ है तो 48% वैसे भी लोग हैं जो कि सत्ता में और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में है। कहने का यह मतलब था कि एक बैलेंस हुआ करता था, जो गलत करता था उस पर एक्शन लेता था। नरेंद्र मोदी के टाइम का ईडी 95% केस अपोजिशन के खिलाफ है। ठीक है, आपकी बात से हम समझ गए 0.5%। कई बार सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है कि आप जिस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार एक बार नोटिस दिए, फिर से हम लोग वापस उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। करने का मतलब कि हमेशा ठीक है ये इल्जाम लगाना कि एजेंसी सरकार के दबाव में काम करती है, लेकिन इस सरकार ने जिस हद से किया है, जितना विपनाइजेशन किया है एजेंसी का, आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में। ठीक है, मतलब आपका कहना यह है कि कांग्रेस एजेंसियों का इस्तेमाल संतुलन बनाते हुए करती थी, लेकिन बीजेपी के साथ में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजम खान जी हमारे साथ में है। आजम खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कोई पहली बार बयान आया हो या किसी राजनीतिक दल की तरफ से ऐसा कोई बयान पहली बार आया हो। यह राजनीतिक शुचिता के हिसाब से ठीक है क्या? देखिए, अगर आज राजनीतिक शुचिता की कमी है या भाषा अमर्यादित है, असंसदीय है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने ही भाषा की मर्यादा खराब करी है। यही प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो माननीय सोनिया गांधी को कहा था जर्सी गाय और माननीय राहुल गांधी को कहा था हाइब्रिड बछड़ा, और सुनंदा पुष्कर को कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो भाषा की मर्यादा तो इन्हीं लोगों ने खराब करी है। जो उन्होंने बोया है वही आज ये काट रहे हैं। आखिर आप बताइए, संसद एक बहुत मर्यादित जगह होती है। संसद में सांसद रमेश बुधड़ी दानिश अली को किन किन शब्दों से नवाजते हैं, उन शब्दों का शायद आप भी अपने ऑन एयर कहना पसंद नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी कार्यकर्ता पे, किसी नेता पे कभी कार्रवाई नहीं करी। यकीनन राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जो हेट स्पीचेस हैं उस कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। उसमें कौन सी रोक भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? अभी कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मां को भी अपमानित किया गया, स्वर्गीय मां को। सुषमा खरकवाल ने क्या कहा? तो भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले भारतीय जनता पार्टी जो रोना रो रही है उसको खुद अपने में सुधार लाना होगा। उसके बाद आप बिल्कुल विपक्ष पे सवाल उठाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन उससे पहले जो आप सवाल उठा रहे हैं यकीनन गलत है और अमर्यादित, असंसदीय जितनी टिप्पणियां हैं उनमें नंबर 1 भाजपा के लोग हैं, चाहे निशिकांत दुबे हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, प्रज्ञा ठाकुर हो। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की जो हेट स्पीचेस और अपशब्द कहने के लिए माहिर है। अच्छा, एक बात बताइए आजम खान साहब, बीजेपी के नेताओं को, खासतौर से प्रधानमंत्री को चुनाव के समय पर जब भी इस तरीके की अभद्र भाषा से नवाजा जाता है
बीजेपी उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से भुना लेती है। अब सवाल यह है कि राजनीति तो आप भी करते हैं, कई उदाहरण आपने भी दिए, तो आपके नेताओं के अंदर वो गुर नहीं है कि वो अपने ऊपर किए गए हमले का जवाब देते हुए उस चीज को अपने पक्ष में भुना पाए, इसलिए बीजेपी से चिढ़ है? या फिर यह मान लिया जाए कि बीजेपी ऐसा करती है इसलिए पलट करके हमारा भी करना जरूरी है, भले हमें इसका राजनीतिक नुकसान हो जाए, स्टेट की स्टेट हाथ से निकलती चली जाए? मतलब मैं विपक्ष किस पिच पे खेल रहा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। नहीं है कि बीजेपी करती है, नहीं, बिल्कुल बीजेपी अपने को विक्टिमाइज करती है, बीजेपी उस स्तर तक गिर सकती है। हम चाहते हैं भारत का संसदीय लोकतंत्र मर्यादित रहे, उसमें नैतिकता की जगह हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को गिरा रही है और ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। यकीनन आज नहीं कल जनता ये समझेगी कि गाली गलौज से सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता पाना है तो काम करना पड़ेगा। जो सत्ता के बुनियादी जनता के जो बुनियादी अब तो आजम साहब आप दूसरी तरफ ले गए पूरी बात को। नहीं, मेरे सवाल का आप एक सोफिस्टिकेटेड जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं ले गए। मैं तो आपसे जानना चाहता था कि या तो आपके नेताओं में कमी है कि अपने ऊपर हुए हमले को भुना नहीं पाते, और या फिर अगर बीजेपी गिरी है तो हम उससे 2 कदम ज्यादा गिर करके दिखा देंगे कि तुम नहीं हो, हम भी हैं। इसका जवाब दीजिए। अब तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि भारतीय लोकतंत्र में जीत और हार अमर्यादित भाषा पे हो, अमर्यादित टिप्पणी पे हो, गाली गलौज पे हो। हम चाहते हैं भारतीय लोकतंत्र स्वस्थ रहे, जीवित रहे, मर्यादित रहे, संसदीय रहे, और जो जनता के काम किए जाते हैं उसके आधार पे वोट पड़े और उसके आधार पे जीत और हार हो। लेकिन अफसोस है भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी है, यह आपका कहना है, और आइडियोलॉजिकल जो बातें होती हैं राजनीति में जो होना चाहिए उसका आपने हमारे सवाल के एवज में जवाब दिया है। वो जवाब नहीं दिया जो सवाल था। संजय जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, आता हूं अब मैं संजय जी से जवाब लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजय जी, 2 चीजें विपक्ष की तरफ से आई हैं जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग हो रहा है। एक तो विपक्ष का यह कहना है कि देखिए, आप जिस तरीके की भाषा का बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल होता है तो शठे शाठ हम समाचरित आपने किया तो फिर पलट करके करना हमारी भी मजबूरी है, एक बात। दूसरी चीज यह है जो कांग्रेस की तरफ से कही गई कि ईडी हुई, सीबीआई हुई, चुनाव आयोग हुआ, ऐसे संस्थानों का, संवैधानिक संस्थानों का भी इस्तेमाल कांग्रेस के समय पर संतुलन बनाने के लिए किया जाता था। मतलब अगर 10 में से 6 विपक्षियों को निशाने पर लिया जाता था तो 4 अपने भी होते थे। आपके साथ में यह दिक्कत है कि आप 10 के 10 जो है पूरा विपक्ष की तरफ ढकेल देते हैं और खुद को पाक साफ बताते हैं। तो इतना कैसे आप पाक साफ हो सकते हैं, इसका राज आपको बताना होगा कांग्रेस के हमारे साथी को। इसके साथ साथ यह भी बताना होगा कि जिस तरीके की भाषा शैली बीजेपी की तरफ से आई, अब जब पलट करके आ रही है तो आप लोग इतनी चतुराई से उसको अपने पक्ष में मोड़ करके चुनाव दर चुनाव कैसे जीत जाते हैं, यह गुर आप ओपन करेंगे तभी सपा और कांग्रेस भी इसका लाभ आगे चल करके ले पाएंगी और देश की जनता भी समझ पाएगी कि राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। जी, बड़ी जोरदार डिबेट है आपकी, और वास्तव में कहा जाए तो एक शब्द इस्तेमाल होता है, शेखर जी आप तो जानते होंगे कि क्योंकि आप हिंदी के काफी विद्वान हैं, एक सन्निपात शब्द इस्तेमाल होता है आम भाषा में कि सन्निपात का शिकार हो गया है। तो मतलब सन्निपात का मतलब होता है पागलपन की स्थिति हो जाती है, मत भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो कांग्रेस विशेषकर सन्निपात का शिकार हो चुकी है। अब इनकी लीडरशिप को देख लीजिए, इनकी भाषा शैली जो परिवार की भाषा शैली है वो किस दर्जे तक गिरी हुई भाषा है। मुझे लगता है कि गांधी जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, गांधी जी का देशमात्र चंद्रप्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको पूरा मौका मिलेगा, बीच में ऐसे फिर मजा नहीं आएगा। आप बहुत बोले थे चंद्रप्रकाश जी, आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आप ही के पास आऊंगा। हाँ, चंद्रप्रकाश जी जरा शांत कर लीजिए। जी जी जी, आपका वक्त है तो आप बोलिएगा, खूब गाली दीजिएगा मुझे। तो ये इनके स्तर गिर चुका है। अब रही बात
मोदी जी से परेशान इसलिए है क्योंकि लगातार इनकी हार पे हार होती जा रही है। इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वही सन्निपात की स्थिति है, मत भ्रम है, कैसे मोदी जी को हटाएं, कैसे मोदी जी से छुटकारा पाए। तो और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं आपके टीवी चैनल पे कहना चाहता हूं, मोदी जी को गाली देकर एक वर्ग विशेष को ये खुश करते हैं। अगर मोदी जी को गाली दे दी तो वो वर्ग विशेष इनको खुश होकर वोट देता है। ये करते नहीं है उसके पीछे तो आप सब जानते हैं कितनी कमेटियां बनी, क्या काम हुआ है। सच्चर कमेटी तक आई, उन्होंने भला तक नहीं किया। लेकिन हाँ, मोदी जी को और योगी जी को अगर गाली देंगे तो उस वर्ग विशेष का वोट कंसोलिडेट हो जाता है। ये लगातार इधर आप देख रहे होंगे 2014 से हिंदुत्व के नाम पर अभी हमारे सपा के मित्र ने वही एक घिसा पिटा तराना छोड़ दिया कि भाजपा है, संघ है, बजरंग दल है, ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं। अरे जनाब, आप लोग क्या करते हैं? आपके मन में कितना प्रेम है हिंदुओं के लिए, ये भी तो सामने आना चाहिए। आप कितनी प्यार मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी फर्जी दुकान खोल के घूमते रहे, क्या सब देश जानता है। देखिए, मैं राहुल गांधी सारे हथकंडे अपना के हार गए हैं शेखर जी। अब इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब क्योंकि खड़गे जी उनके कृपा पात्र हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनको तो बोलना ही बोलना है। जो राम के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, तो उनको तो मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, सनातन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। विदेशों में जाके सनातन का परचम लहराते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम बोलते हैं। तो ये इन लोगों को बहुत अखरता है। कहते हैं अरे सेक्युलरिज्म खतरे में है, ये तो हिंदू है। तो इनको बेसिकली हिंदू और हिंदुत्व से बहुत घोर नफरत है, वंदे मातरम से इनको नफरत है। तो ये आतंकवादी और ये शब्द ढूंढ के लाते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। जनता बहुत समझदार है, ये कुछ भी कर ले। इनको जो गाली देने पर वोट मिलता है वो उनका एक वोट बैंक है। जो गाली देने पर वोट आहत होता है वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अब देश के प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी बोल रहे हो, और क्या दे रहे हैं आप ही के समय में राजपूत जी, सुप्रीम कोर्ट जब आपकी कठपुतली सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सीबीआई को, तोता तो आप इस्तेमाल करते थे उसको। और सबसे ज्यादा आतंक की स्थिति तो 1975 में थी। आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? आपने तो सारे कुकर्म इस देश के अंदर किए हैं, सारे महापाप आपने 55-60 साल किए हैं। अब मोदी जी सफाई कर रहे हैं तो आपको बेचैनी है। और गाली तो देखिए मिलेगी ही मिलेगी, आप लोग गाली देंगे। आपका मानसिक स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। ठीक है संजय जी, हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों की दलीलें आपने सुनी हैं। कोई भी आज की तारीख में अभद्र भाषा को भद्र जनों के बीच में कहने में गुरेज नहीं कर रहा है। अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात को, अपने अपने नेताओं को जस्टिफाई करने की भी कोशिश हो रही है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसका राजनीति में जो प्रयोग हो रहा है वो कितना ज्यादा मारक है, और विपक्ष इसका लाभ या तो ले नहीं पा रहा है या उसको लेना नहीं आता है, और या फिर यह मान लिया जाए कि जैसे एक जगह पे मैंने यह जानना चाहा कि घोड़ों की रेस हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने जिस घोड़े पर दाम लगाया वही घोड़ा जीता। बाद में उससे जब पता किया तो पता यह चला कि घोड़े पे दाम नहीं, घोड़ा जो चला रहा था उसके ऊपर दाम लगाया था, उसको अपनी तरफ मिला लिया था। तो अभी सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से जो इस तरीके के बयान आते हैं अलग अलग चुनाव से पहले, तो ये क्या माना जाए कि फलाना आदमी यानी उस पार्टी का नेता बीजेपी की तरफ से खेल रहा है या अपनी पार्टी की तरफ से खेल रहा है? नहीं शेखर जी, देखिए 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं आज की चर्चा में। और जो बयान खड़गे जी का आया है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आतंकवाद और आतंकवादी की परिभाषा क्या है। पहली चीज, आतंकवादी की सामान्य परिभाषा जो मानी जाती है वो ये है कि वे व्यक्ति या ये समूह होते हैं जो सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये प्रक्रिया आतंकवाद के अंतर्गत आती है। वो गली मोहल्ले के स्तर पर भी हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, राजनीतिक स्तर पर भी हो सकती है, किसी भी स्तर पर हो सकती है। तो एक बात।
अब दूसरी बात आती है कि जिस तरीके के बयान राजनीतिक दलों के द्वारा, वो चाहे कांग्रेस के नेता हों, भाजपा के हों या अन्य दलों के हों, अछूता कोई नहीं है। लेकिन वही चीज आती है कि हमारे वाले ने बोल दिया तो हम चुप हैं, तुम्हारे वाले ने बोल दिया तो तुम चुप हो। उसके बाद एक लाइन कह दी जाती है कि साहब मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या ये कह दिया जाता है कि नहीं साहब हमारा कहने का अभिप्राय ये नहीं था, या तीसरी चीज ये हो जाती है तब ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये तीन चीजें आती हैं। अमूमन भारत की राजनीति में भारत की जनता ये देख रही है कि जिस तरीके के नेता क्या होते हैं, नेता हमारे देश के जो भी सांसद, विधायक या मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये लोग समाज के एक रोल मॉडल होते हैं। इनको देखकर नई पीढ़ी सीखती है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसी राजनीति करनी है। कुछ लोग सत्ता पक्ष को अपना रोल मॉडल मानते हैं, कुछ विपक्ष को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जनता में हर एक की अपनी विचारधारा, हर आदमी अपनी सोच रखता है, वो हिसाब से सोचता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अब तक हम लोगों ने संसद के पटल से लेकर और सड़क तक बहुत बहुत आपत्तिजनक शब्दों का संबोधन देखा है। और विगत कुछ वर्षों में, अगर 10-12-15 वर्षों में आप देखा तो ये बहुत प्रचलन ज्यादा बढ़ा है। इससे पहले इस तरीके की भाषा कभी होती नहीं थी। लोग बड़ी संवाद की भाषा होती थी। अटल जी के टाइम तक वो चीजें हमने देखी हैं, मनमोहन सिंह जी के समय तक भी देखी हैं कि जो सदन में बातचीत की जाती थी, नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के लोग हों या सरकार के लोग हों, आपस में एक संवाद जब होता था तो वो दिखता था कि हाँ, इनके बीच में मनभेद नहीं है, मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं। अटल जी ने कहा भी था। बावजूद इसकी आज की स्थिति जो बनी हुई है, ये चिंताजनक है। और बिल्कुल मैं कहूंगा, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा जैसी मर्यादित होनी चाहिए, वो मर्यादित भाषा प्रधानमंत्री जी की भी नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप चुनाव में जा रहे हैं, मंगलसूत्र, भैंस, क्या क्या बोल रहे हैं भाई। आप जा रहे हैं तो बंगाल के चुनाव में पिछले बार 2021 में आप दीदी और दीदी कर रहे थे, तो ये भाषा प्रधानमंत्री के श्रीमुख से शोभा नहीं देती है। निश्चित तौर पर खड़गे जी ने भी जो बात कही है वो उचित नहीं है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से आप देखिए, कांग्रेस 240 में से भाजपा के लगभग 132 के आसपास सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। तो वो क्यों आ गए? क्या इतनी अच्छी उनको भाजपा लगने लगी थी? अजीत पवार जी क्यों चले गए थे? एक शुभेंदु अधिकारी क्यों गए? हेमंता बिस्वा शर्मा क्यों गए? एकनाथ शिंदे क्यों गए भाजपा के साथ? ये तो प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम साक्षात दिखाई दे रहा है कि आपने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, दबाव में लिया उनको, और मरता क्या ना करता। जाना पड़ेगा उनको, अगर सही सलामत रहना, नहीं तो जेल जाइए। ये एक बड़ी बात है नवीन जी। इस पॉइंट पर मैं जवाब लेता हूं। हाल में हुई है, ठीक बात है, स्वीकार करना पड़ेगा। एक और चीज मैं कहूंगा 30 सेकंड में, कि चुनाव आयोग जी, इसका जवाब ले लेते हैं संजय जी से। ये एक बड़ा विषय आपने निकाल दिया। संजय जी, ये बात विपक्ष भी कहता है, राजनीतिक भाषा अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों को लेकर के एक सवाल उठता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का शासन हो। हमें याद है जब मायावती उस कॉरिडोर वाले मामले में उनके ऊपर मामला चला था, ताज कॉरिडोर वाले में, तभी भी ये ईडी का नोटिस भेजा गया। उस समय न्यूक्लियर डील होने वाली थी, तो खट से वोट इधर ही ट्रांसफर हुआ। तो ये ऐसी स्थितियां पहली बार नहीं बनी है। लेकिन जो बात अभी उठाई नवीन जी ने, जिन लोगों के नाम लिए हैं उनके ऊपर जब वो विपक्ष में थे, मतलब आपकी पार्टी में नहीं थे, तो गंभीर चार्जेस थे। लेकिन आपकी पार्टी में आने के बाद वो चार्जेस न केवल पीछे छूटे, बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर वो आसीन भी हुए। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए जी, ऐसा नहीं है कि वो ईडी और सीबीआई के दबाव में आए हैं। निश्चित रूप से जब आप गलत करेंगे तो जांच तो होगी आपकी। अगर आप दूध के धुले होंगे तो कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर डरने की जरूरत नहीं होती है। वो डर के नहीं आए हैं, उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं रह गया है। मेन इस कारण से कांग्रेस टूट इसलिए रही है कि अब पवन दुबे जी ने ये नाम गिना दिए, तो माधवराव सिंधिया जी के पुत्र जो आए हैं, वो ऐसे कई लोग हैं। हमारे जितेंद्र जी आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जतिन प्रसाद जी, तो ऐसे बहुत लोग हैं। कुंवर आरपीएन सिंह जी आए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो देख रहे हैं। और मैं देखिए खुलासा नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस में मेरे भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे मित्र हैं। खुद कहते हैं कि संजय जी, राहुल गांधी के चलते कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रह गया है, वो भाजपा ज्वाइन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेन दिक्कत यह है कि जब लीडरशिप में कोई दम ही ना हो,
जब लीडरशिप में कोई दम ही नहीं रह गया है, आप उल्टी सीधी मस्खरेपन की बात करेंगे, बिल्कुल हल्केपन की बात करेंगे। मैं वो बात अधूरी रह गई थी। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है और इसमें इंदिरा जी जैसी अच्छी नेता हुई है। आपने भी अटल जी के समय की बात करी, आखिरकार ये आया कहां से? भाई आप मोदी जी के पीछे इस स्तर तक पड़ गए थे कि हर हालत में जेल भिजवानी थी। आपको मोदी जी को जेल भिजवाने की आपने तैयारी कर रखी थी। एसआईटी, गोधरा कांड, ये वो सब मतलब आप जान रहे थे कि आगे भविष्य मोदी जी का आने वाला है, तो उससे पहले ही इस पेड़ को काट दो। तो आपने तो पूरी भर से कोशिश कर ली मोदी जी को, अब नहीं हटा पा रहे, तो वो आपके अंदर जहर भरा हुआ है, वो निकल के आता रहता है। और मोदी जी का एक बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है। आप कुछ नहीं, अभी वोट चोर राहुल गांधी ने हल्ला मचाया, क्या हुआ? इतना नाटक राहुल गांधी ने वोट चोर करके तमाशा बना डाला बिहार के अंदर, क्या हुआ? भाग खड़े हुए। तो ये जो आपकी राजनीति है, हाँ ये मैं मानता हूं कि मोदी जी को गाली देके, संघ को गाली देके, योगी जी को गाली देके आपने एक वर्ग विशेष वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रखा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे सपा के मित्र बैठे हुए हैं, आतंक तो उत्तर प्रदेश में कुछ आतंकवादी तो ऊपर जन्नत में चले गए हैं। नाम आप सब जानते ही हैं, इलाहाबाद का था अतीक अहमद, दूसरा एक मुख्तार अंसारी, मऊ में दंगे, किस तरह से खुली जिप्सी में बैठ के गोली हिंदुओं की हत्या करवा रहा था वो। उनसे बड़े कोई आतंकवादी थे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? और फिर आप बहन मायावती को जिंदा जलाने जा रहे थे स्टेट गेस्ट हाउस में, भाजपा आई बचाने के लिए। इससे बड़ा आतंकवादी कृत्य क्या हो सकता है? हर जिले के अंदर था इमाम। और फिर जमाल भाई, आपका ही वर्ग विशेष का वोट हर महीने दंगे करता था उत्तर प्रदेश में। क्या आतंक की स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर? योगी जी आए, ये सब आतंक खत्म हुआ, माफियागिरी, गुंडागिरी खत्म हुई है। और आप जो कर रहे हैं कि साहब हम बहुत लोकतंत्र के रखवाले हैं। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आजम जी भी और चंद्रभूषण जी भी। चंद्रभूषण जी, जो बात अभी बीजेपी की तरफ से रखी गई है, आपके समय पे भी ऐसा होता था, भले वो कम या ज्यादा परसेंटेज में आप गिना सकते हैं, लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग करने की जो परंपरा है वो विरासत में मिली है बीजेपी को। अब वो कैसे इस्तेमाल करेगी वो तो फिर वही तय करेंगे ना, सत्ता में वो बैठे। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा चंद्रभूषण जी से। आजम खान साहब, जो बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि सत्ता में जब आप होते हैं तो आप भी वही करते हैं? सत्ता का चरित्र अपनी तरह से रहता है, केवल कैरेक्टर बदल जाते हैं। भाजपा प्रवक्ता एक बात का जवाब दे दें, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही गुंडागर्दी कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही गुंडा है और कोई किसी के ऊपर कोई बदमाश नहीं है, कोई किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई आतंक नहीं है? गुंडा नहीं है, ये इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा भाजपा को। नहीं, क्योंकि आपके कुछ खास गुंडे थे, माफिया थे, आतंकी थे। नहीं, सिर्फ सुनिए, सिर्फ आप कह दो, दो नाम लेने से तो काम नहीं चलेगा, सजाती नाम भी लेने पड़ेंगे। अगर आप गुंडों की टॉप लिस्ट जब उठाएंगे तो अब तो आपके सजाती लोग हैं, अब तो आज आपके सजाती लोग हैं, उनका नाम कौन लेगा? उनका नाम कौन लेगा? अपने सजाती लोगों का नाम भी लेना पड़ेगा आपको। आप ले लीजिए, कह दो कि आप ले लीजिए, अगर आपको पता है तो आप ले लीजिए। मुसलमानी गुंडा है, ये तो आप मानिए, ये तो आप मानिए कि आपके सजाती लोग जो है उन पे आप कार्रवाई नहीं करो, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ अभी दिखा रहा हूँ आपकी गुंडागर्दी। अभी आपकी सरकार नहीं आई है तो ये हाल है। क्या दिखा? रुक जाइए, आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो। अभी तो पूछ किस तरह से पाल समुदाय की लड़की को पेड़ पे लटका दिया आप लोगों ने। अभी एक गुप्ता थे, लक से पीट के आप लोग मार रहे हैं, आपके सजाती मार रहे हैं उनको। आपके सजाती सैकड़ों FIR है, उनका क्या होगा? उनका क्या? किसके ऊपर है बताइए? किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? पूछ रहा हूँ। अभी बदायूं का केस हुआ था, मैं बता रहा हूँ, वो क्षत्रिय समाज का था। सुनिए आजम खान, सुनिए आप, और उसका इनकाउंटर हुआ, बुलडोजर चला है। का डाटा उठाइए,
नहीं, आप सजातीय कह रहे हैं आजम साहब, आप आजम खान जी, आप अगर सजातीय कह रहे हैं तो आप नाम लीजिए ना। लिखा हुआ है, उन्होंने नाम लिया है, आप भी नाम लीजिए। किन की बात कर रहे हैं आप भी 2-4 नाम ले लीजिए। संजय जी से उसका जवाब लेंगे, सामने है। ये अच्छे से जानते हैं। नहीं, पब्लिक नहीं जानती है, आप नाम लीजिए। देखिए, आप नाम लेने में क्यों घबरा रहे हैं? आप नाम लीजिए ना, आरोप लगाओ और भाग लो आप लोग। आप नाम लीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। ये देखिए, आप बताइए। ये देखिए गाजीपुर में ब्रजेश सिंह, शेखर जी, लीजिए नाम सुनिए मेरे संजय जी, संजय जी नाम सुनिए। आप बताइए, ब्रजेश सिंह पे कितने FIR? ये देखिए गाजीपुर में किस तरह से यादव बिरादरी के लोग ब्रजेश एक सिंह पे गुप्ता कितने को मार FIR? रहे हैं नक्शे। ये देखिए आप, ये अभय सिंह देखिए, पे सुनिए कितने सुनिए, FIR हैं? ये सुनिए अभय सिंह पे आप, कितने अभी की FIR घटना है। लक्ष्य किरण मार रहे हैं, जैसे घेर के कितने FIR? अकेले बेचारे गुप्ता को, कुलदीप गुप्ता को। गाजीपुर का वीडियो दिखा रहा हूं अभी, सुन लीजिए, देख लीजिए, आपने सजाती है। ये देखिए लाठी चला के, सुन लीजिए आप अपने प्यारे लोगों की आवाज सुनिए। सिर्फ सत्ता का ये दुरुपयोग सुनिए, अरे सुनिए ना। और जब सरकार आ जाएगी तो आप लोग क्या हाल करेंगे? जब अभी आपकी सरकार नहीं है तो आपके सजातीय अखिलेश यादव के सजाती किस तरह से लट चला रहे होते अकेले आदमी के ऊपर, गांव में आपका आतंक मचेगा। आप नहीं आने वाले हैं, आप नहीं आने वाले हैं। सबको समान MY समीकरण को जनता रिजेक्ट कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जनता मैंने तय दिखाया आपको अभी का लेटेस्ट वीडियो है ये। जनता तय करेगी, भाजपा नहीं तय करेगी। चलिए ठीक है, आजम साहब मैं आता हूं आपके पास, संजय जी आपके पास भी आता हूं। एक बार फिर से जरा नवीन जी के पास चलते हैं। इसका जवाब दो। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए, नवीन जी के पास चलते हैं। चंद्रभूषण जी से हमारा संपर्क अभी टूटा हुआ है, हम कोशिश करते हैं उनके पास जाने की। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनीति में एक शख्सियत ऐसी भी रही है जिसको अजात शत्रु हाल फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य में कहा जाता है, नाम है उनका अटल बिहारी वाजपेयी, अब हमारे बीच में नहीं है। आपको ध्यान होगा 98-99 में जो संसद का संयुक्त सत्र चल रहा था, उस समय पे जो सोनिया गांधी की स्पीच थी उससे अटल बिहारी वाजपेयी इस कदर आहत हुए थे और उन्होंने उसका जिक्र तक किया उस संयुक्त सत्र में संसद के, अर्जुन सिंह को उठ करके माफी मांगनी पड़ी थी और प्लीज करना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी को। तो क्या ये जो राजनीतिक भाषा शैली चल रही है, इसका उद्धरण, इसकी शुरुआत हाल फिलहाल की राजनीति में हम उस कालखंड से मान सकते हैं या फिर उससे भी पीछे से कहीं आप उदाहरण देंगे? बिल्कुल शेखर जी, देखिए जी, नहीं निश्चित तौर पर देखिए शेखर जी, मैंने पहले ही कहा, चाहे वो चंद्रशेखर जी का दौर रहा हो, चंद्रशेखर जी सदन में होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में होते थे और शरद यादव जी भी सदन में होते थे, तमाम नेताओं के बीच में तीखी नोक-झोंक होती थी, लेकिन एक शब्दों की मर्यादा रहती थी और उसके बाद सारे लोग अच्छे से मिलते थे, बात होती थी। ठीक है, आपकी वैचारिक मतभेद है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके वैचारिक मतभेद है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग देश का, समाज का रोल मॉडल होते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द भले ही वो गलती से निकल जाए, आप या तो तत्काल उसको वापस ले लीजिए उसी मंच से, या फिर ये स्लिप ऑफ टंग आप कह के उसको किनारा कर लीजिए, लेकिन आप उस पर अड़े रहेंगे नहीं साहब, हमने तो ये कह दिया तो भाई तो पत्थर की लकीर हो गई, ये चलने वाला नहीं है। आप मैं फिर कह रहा हूं कि सदन की एक मर्यादा होती है। आप जब जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो आपसे बड़ी अपेक्षाएं जनता को होती हैं। अब दुर्भाग्य ये है हमारे देश की संसदीय प्रणाली में, मैं समझता हूं ये बदलाव करने की आवश्यकता। जब आप एक चपरासी की भर्ती करते हैं, एक बाबू की भर्ती करते हैं, तो आपने एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। यहां राजनीति के अंदर इस तरीके की कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है शेखर भाई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और यहाँ अरे गहरे ऐसे लोग चले आते हैं सदन के अंदर जिनको ये नहीं पता होता है कि हमको कैसा व्यवहार अपनी जनता के प्रति करना है, कैसा व्यवहार अधिकारियों के प्रति रखना है और कैसा व्यवहार सदन में अपने विरोधी दलों के साथ रखना, कोई पता उनको नहीं होता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये देश, आज का युवा ये चाहता है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग आए सदन के अंदर, और वो सब जाति धर्म संप्रदाय पार्टियों के पास है, बावजूद इसके उनको अवसर नहीं दिया जा रहा। आप क्या करते हैं आज की तारीख में? धर्म के नाम पर देश चल रहा है, जातियों के नाम पर देश बट रहा है, बावजूद इसके
जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो किनारा कर चुका है, इसीलिए राजनीति से वो कहते हैं ठीक है, यानी अगर सभ्य समाज हमारे ऊपर जिस समाज की हम बात करते हैं राजनीति से दूर हो गया है, मुझे लगता है कि जो सभ्य समाज का हिस्सा है अगर वो राजनीति से दूर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति उस समाज के लिए हो ही नहीं रही है। चंद्रभूषण जी, आपसे बीच में संपर्क टूट गया था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्थिति है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सत्ता तो देखिए ऐसा है कि कोई ना कोई चुनाव जीतेगा आएगा, लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल अगर आप परसेंटेज वाइज एक अनुपात बिठा करके करते थे, बीजेपी उसको नहीं कर रही है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि मौत के सौदागर से लेकर के, दुर्योधन से लेकर के, नीच व्यक्ति से लेकर के और इस तरीके के तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और फिर राजनीति में, मतलब चौकीदार चोर है, एक बहुत अच्छा एक नारा आपकी तरफ से निकाला गया, लेकिन वो बैकफायर कर गया, उसका इस्तेमाल होते होते उस तरह से नहीं हो पाया जो चुनाव जिता सके। तो फिर ऐसी शब्दावली को लेकर के चलने का लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या दूसरी योजना भी है कोई? देखिए, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं, अभी 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव था, तो मैं भी पातेपुर विधानसभा, सकरा विधानसभा पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गया था, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता हूं, सब लोग चाहते हैं कि जहां भी हो आइए। हम लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, धन बल में आप बीजेपी के सामने जीत नहीं सकते हैं, वो अफसर उनका मैनेज। लेकिन जो आप लैंग्वेज का बात कर रहे हैं ना, जितना नरेंद्र मोदी की सरकार ने लैंग्वेज को खराब किया ना, इसीलिए ये यहाँ पे लैंग्वेज खराब करता है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली क्या कह दिया कि अगर मैं चाहूं तो इनका आज राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। भारत के किसी प्रधानमंत्री के बारे में आज तक आप सुने कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कभी कर रहा है इस तरह का बात? आज का जो है इसका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता है। नहीं, इसमें तो मैं ये मतलब है, मैं इसमें चंद्रभूषण जी, मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे देश में आप नरेंद्र मोदी को कहिए, नरेंद्र मोदी आपको कहें, वहां तक समझ में आता है। वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बचा ले, पहले उसको छोड़ दीजिए, वो बेचारा खुद ही बेचारा है, जब तक इनके चक्कर में मत पड़िए। जब तक इनके, मैं आपको राय दे रहा हूं के नाते, वो बेकार आदमी है शेखर जी, अपने यहां उससे ठीक है। शेखर जी, हाँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इसमें सारी गलती खुद मोदी जी की है। इतना अहमदाबाद में इतना बड़ा रैली करना, हाउडी मोदी, अमेरिका में जाके प्रचार करना, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार सब नरेंद्र मोदी ने किया है, हम लोग सब जानते हैं, सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने ही हॉबनॉबिंग शुरू की थी उनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आज जब संबंध खराब है तो आप कह रहे हैं उसका नाम नहीं लीजिए। अरे सी जिनपिंग के साथ भी बहुत हॉबनॉबिंग करने की कोशिश की, सुनिए, यहाँ पे झूला भी झुलवाया। चंद्रभूषण जी, मैं चीज कहता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब चूंकि हम भी पत्रकार हैं तो आप सुनिए, इसका बड़ा मजेदार जवाब है। अगर आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी थे, तो अब आप उनसे ये उम्मीद तो कीजिए कि केवल देश के ही नहीं, वो जिस देश में जाकर के जिसका प्रचार कर आते हैं, वहां अमेरिका की जो आज हालत है, उसका मतलब ना तो उसका रक्षा विभाग अपने साथ में है, ना पेंटागन साथ में, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के इससे बड़े दुर्दिन तो किसी ने सोचे नहीं होंगे। उसका आधा हथियारों का हीरा खाली हो गया है। भगवान ऐसा प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के नीचे आ रहा तो ठीक है ना। भगवान राम न करे इस तरह का आए हो। ईरान अमेरिका में जंग हो गया, गैस सिलेंडर के लिए हजारों लोग लाइन में लगे हैं। अभी खबर आ रही है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल का दाम 20 रुपए पर लीटर, डीजल का दाम 35 रुपए पर लीटर, सारा का सारा ये महंगा हो गया, हवाई जहाज का महंगा हो गया, सारे प्लास्टिक मटेरियल महंगे हो गए। ऐसे फॉरेन पॉलिसी चलती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी से 1 घंटा पहले ईरान ने एक भारतीय जहाज को कब्जे में ले रखा है। 2 दिन पहले 2 जहाज पे गोलीबारी हुआ। पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को इस आदमी ने बर्बाद कर दिया। मैं कह रहा हूं ना आपसे, हम लोग ऐसे विपक्षी नहीं, ये मत करिए, मुझे एक लाइन में बात करना, उसी पे रहेंगे, मैं एक लाइन में बात करना चाहता हूं। अब मामला डिरेल हो जाएगा। चंद्रशेखर आदमी है, आप इसी पे रहिए ना टॉपिक पे। अभी वो फिर नटवर सिंह वगैरह में मामला चला जाएगा, आज का टॉपिक धरा रह जाएगा। मैं जवाब देता हूं उनको, फॉरेन पॉलिसी आज का टॉपिक मैं एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं। अब देखिए संजय, हमारी सोनिया मैडम को कांग्रेस की विधवा नरेंद्र मोदी नहीं कहा था। कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से किसी विधवा महिला के बारे में नहीं बोलते। विधवा औरत का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, और किसी को विधवा करने से पहले भी 10 बार सोचा जाता है। कांग्रेस की विधवा मोदी जी को, सोनिया जी को मोदी जी ने कहा, शशि थरूर की पत्नी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने कहा, मंगलसूत्र चुरा लेगा, विपक्ष आएगा तो गाय चोरी कर लेगा। मैं भली बात ही जानता हूं नरेंद्र मोदी एक बेहद कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है। वो 12वीं पास में है कि नहीं हम लोग को नहीं पता,
ये भारत के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दुखदाई बात निकाल के लाए है, थे। इतना कम पढ़ा लिखा भारत का प्रधानमंत्री। लिखा इसमें टाइपिंग एरर हो गया है। कोई डिग्री लेके सोनिया गांधी नहीं आई और भरा की डिग्री लेके आई है। कहा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से अरे आपके मोदी जी 8वां फेल है महाराज। तो सोनिया गांधी ने मोदी जी आपकी कौन सा फेल है? पार्लियामेंट साथ खड़ी हो 8वीं फेल है आपके मोदी जी। टाइपिंग एरर तो मैडम बच गई थी। क्या बकवास करते हैं आप लोग, कम पढ़े लिखे हैं। आपने नेता अरे पढ़े लिखे नरेंद्र मोदी सड़क छाप बात करते हैं। तो पूरा दुनिया जानता है कि नरेंद्र मोदी जी फर्जी है। अरे तुम डिग्री वाले कितना मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, तुम डिग्री लेके घूम मैं रहे हो, कॉलेज में कितना पढ़ा करते हूँ। हो? क्यों नहीं हटा दिया मोदी जी को? बड़े विद्वान बने घूम रहे हो, क्यों नहीं हटा दिया मैं मोदी जी कॉलेज को? में पढ़ा हूँ, मेरे एक तो दोस्त है कॉलेज के, एक तो दोस्त है। घूम रहे हो। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका कोई कॉलेज का दोस्त नहीं। पैसा देके डिग्री, अब बता रहे डिग्री अपनी देखो कितनी बड़े डिग्री बाज हो तुम लोग। बोलने की तमीज नहीं राहुल को डिग्री बहुत पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं। अरे बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। आपके नेता का डिग्री फर्जी, इसका ये मतलब नहीं कि सबका डिग्री फर्जी। ठीक है चंद्रभूषण जी और संजय जी, मैंने इन चर्चा को थोड़ा सा ठीक है हो गया भैया दोनों लोगों से। मैं एक बार नवीन जी के पास जाता हूं। नवीन जी ठीक है, ठीक नवीन जी, एक दिलचस्प चीज है, आप देखिए इस चीज को। संजय जी सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुनिए नवीन जी। एक दिलचस्प चीज यह हो रही है कि जो ये डिग्री वाली बात हो रही है, भाषा शैली की बात हो रही है, पढ़े लिखे और जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है, मतलब ऐसे कुल मिलाकर के तो सब भारतीय हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब दो बिल्लियों में झगड़ा होता है तो तीसरा कोई बंदर होता है, वो फायदा उठा लेता है। अभी राजनीति में जिस तरीके का हम चलन देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी चलती नौकरी 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल में छोड़ करके और पॉलिटिकल पार्टीज को न सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि आने के बाद वो ठीक ठाक पदों पर जाकर के और विराजमान हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की जो हालत है, खासतौर से आईएएस संवर्ग की, वो भी हमसे छिपी नहीं है। आई एम सेफ का जिस तरीके से आई एम सुपीरियर, आई एम सेफ, हाँ इस तरीके की चीजें सब उनके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरीके से तो ये समझ में आ रहा है कि इस भाषा शैली में इस तरीके जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती हो, कांशीराम हो, अखिलेश यादव को भी मैं उसमें रखता हूं, मैं नरेंद्र मोदी को भी उसमें रखता हूं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसमें ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल हो रही है और जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, इसमें बहुत जल्दी फायदा कोई तीसरा उठाने वाला है और शुरू कर दिया है उसने। जी नहीं, बिल्कुल शेखर जी, देखिए इसमें 2-3 चीजों को हमें फिर एनालाइज करना पड़ेगा। फायदा तो निश्चित तौर पर जब कोई दो पक्ष लड़ते हैं तो तीसरे पक्ष का होता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है और ये हम लोग उद्धृत भी करते हैं वार्तालाप में जब भी कई बात होती है। उदाहरण के तौर पर भी कहा जाता है बिल्ली और उसके बंदरों की लड़ाई, बिल्ली का उदाहरण दिया जाता है। अब प्रश्न एक और चीज का आ गया, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, सवाल यह है कि जो नेता पढ़े लिखे हैं, आपने कहा कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी राजनीति में आ रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जिन्होंने सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाया? 90% तो वो, हमने तो इस देश के चीफ जस्टिस को देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंच रही हैं। ये परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अछूता कोई नहीं है। प्रश्न ये है कि जब इस तरीके की प्रणाली से आप देश को चलाएंगे तो भ्रष्टाचार जैसे भस्मासुर का अंत कैसे होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। कैसे जनता विश्वास करे कि चुनाव आयोग वास्तव में निष्पक्ष है, एम्पावर्ड है? कैसे जनता विश्वास करे कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एम्पावर्ड है और निष्पक्ष है? आज की तारीख में नहीं दिखता है। ये संवैधानिक संस्थाएं जिन्हें सर्वोच्च माना जाता है, इनकी निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है। ये निर्णय कम कर रहे हैं, टिप्पणियां ज्यादा कर रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। उनका काम निर्णय करने का है, एक बड़ी बात है। करने का काम नहीं है। ठीक शासन और प्रशासन में ये जिस तरीके की स्थिति बन रही है, निर्णय दीजिए, निर्णय कम और टिप्पणियां ज्यादा। मैं अब आखिरी हिस्से में आ गया हूं चर्चा के, मैं एक एक करके मैं आता हूं। संजय जी आपसे भी इसका जवाब लूंगा। आजम खान साहब आप बताएं, निर्णय कम और टिप्पणियां ज्यादा, खास तौर से ऐसी संस्थाएं, ऐसे मोर्चे जहां से अनुपालन की जिम्मेदारी होती है,
आज आप भले सत्ता में ना हो, लेकिन कल की डेट में आप हो सकते हैं, लेकिन जो कल्चर डेवलप हो चुका है और हो रहा है, उससे आप इधर उधर जा नहीं पाएंगे। निर्णय कम, टिप्पणियां ज्यादा। शेखर जी, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कंप्रोमाइज्ड किया है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और इवन जजेस। बंगाल में आपने देखा कि हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर होते हैं, दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। गृह सचिव रिटायर होते हैं आरके सिंह, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ईडी से राजेश्वर सिंह रिटायर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो गरिमा का जो हनन हुआ है, ये यकीनन नहीं, आजम खान साहब, आप अपनी पार्टी में झांक करके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आलोक रंजन है, नहीं ऐसा नहीं है, आलोक रंजन है, चीफ सेक्रेटरी रहे, वो आपकी पार्टी में है। मुलायम सिंह के समय से ये कल्चर चलता है। नहीं, आलोक रंजन जी रिटायर होने के बाद आए, ठीक है ना। तो जो बात आप कह रहे हैं, लाभ क्या क्या पहुंचाया, ऐसा मत करिए। मुलायम सिंह का कोटेड बयान है, मुलायम सिंह का कोटेड बयान है। आज अमर सिंह को जब उन्होंने संसद में पहुंचाया, राज्यसभा सांसद बनाया, उन्होंने कहा अगर अमर सिंह ना होते, हमारा परिवार आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में होता। ऐसा मत करिए, फिर बयान हमें भी याद रह जाते हैं। नहीं, देखिए आप, नहीं बयान बिल्कुल याद होगा, लेकिन जो गरिमा भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है, अधिकारियों का मिसयूज करके, उन्हें भारतीय राजनीति में ज्वाइन करा के, वो एक उन्होंने नया आयाम दिया है उसको, उस करप्शन को। एक बात, जब आप विपक्ष को अर्बन नक्सली कहेंगे, एक समुदाय विशेष को आप कहेंगे ये जिहादी हैं, ग्रीन स्नेक्स हैं, तो कहां से माहौल अच्छा कर रहे हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र की स्वच्छता की ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। अब इसके लिए से ज्यादा वो इस समय चंद्रभूषण जी से संपर्क टूटा हुआ है, वरना मैं नहीं आपकी बात में है, सत्ता में है, इसलिए उन्हें ज्यादा जिम्मेदार है। सैफरन टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, इस बात की जिम्मेदारी उन्हें ज्यादा है। चंद्रभूषण जी से सवाल पूछा जा सकता था आप ही की टिप्पणी पे कि सैफरन टेररिज्म किसका दिया हुआ शब्द है, चिदम्बरम का दिया हुआ शब्द है, और कहां बैठ करके दिया था वो भी ध्यान होगा। तो ऐसा नहीं है, आप आतंकवाद को जिस तरीके से बेचते हैं, वो कोई एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने इसको कई बार कई तरीके से बेचा है। ओसामा बिन लादेन ओसामा जी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके की चीजें चल रही हैं। और देश में आजम साहब, ये आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आपको भी सोचना होगा कि अगर हमारे देश में पढ़ा लिखा तबका मुसलमानों का बम बांध करके दिल्ली के बीच बाजार फटा जा रहा है, तो आखिर मुसलमानों की स्थिति ऐसी क्यों है? अब वो गरीब लाचार वैसा नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है मुसलमान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, देश के संसाधन भी सीमित हैं, यह भी सोचना पड़ेगा। यह कोई तीसरा आकर के नहीं सोचेगा। पढ़ा लिखा मुसलमान अगर फट रहा है बम बांध करके बीच बाजार, तो सुनना पड़ेगा। आज सुनिए आप, शेखर जी सुनिए, आज आप जनसंख्या का क्या है, वो रेशियो क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का करंट क्या है, बताएंगे आप? नहीं, आप आंकड़ों के साथ बात करिए। ये चर्चा का विषय था नहीं, पकाव के साथ। मैं आखिरी टिप्पणी संजय जी की लूंगा इस चर्चा के आखिर में। संजय जी, पकाव नहीं किए जा सकते। ठीक है संजय, ठीक है, वो हो गई बात। संजय जी, आपको लगता है कि निर्णय कम टिप्पणियां ज्यादा, जो कल्चर है वो हमारी राजनीति को गर्त में ले जा रहा है? शेखर जी, इसका उल्टा है। भाजपा सरकार में चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, इसमें निर्णय ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ टिप्पणियां नहीं होती, सीधे एक्शन होता है, और वो एक्शन परिलक्षित भी होता है। वो उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो सब दिख रहा है जनता को। अभी हमारे मित्र आजम खान साहब ने कहा है जिहादी। आजम खान साहब, ये बताइए, आपका जो सांसद है महमुल्ला नदवी, उसने पार्लियामेंट रामपुर का है ना मौलाना, क्या कहा था पार्लियामेंट का, जिहाद करेंगे। तो आपके सांसद जिहाद की बात कर रहे हैं, और अगर जिहाद के खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप तो जिहाद की बात कर रहे हो इस देश के अंदर, आप जिहादियों के साथ खड़े हो, आप शरीयत लाने वाले हो, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन हो, आपकी सरकार में ऑल इंडिया मुस्लिम शरीयत ला रही थी, और अगर आपकी सरकार आ गई खुदा ना खास्ता तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं शरीयत चलेगी। आप क्या बात करते हैं? तो आपके हाथी की दांत खाने के और दिखाने की कुछ है?
आप बहुत बड़े दूसरी बात मैं कह के समाप्त करता हूँ शेखर जी। चलिए ठीक है, आज हमारे पास समय इतना ही था मेरे पास। जब मैडम संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आजम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रभूषण जी, नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज समय इतना ही था, चर्चा बड़ी है, फिर किसी दिन इस पे और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी बात जो आज निकल करके इस चर्चा में आई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप से, सबसे शीर्ष पर बैठे हुए नेतृत्व से लेकर के और किसी भी पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता तक यह मैसेज बहुत तेजी से पहुंच रहा है हर पार्टी में कि अगर भाषा गिरती है तो गिरा दो, समाज गिर रहा है तो उसकी चिंता मत करो, लेकिन जिस तरीके से चुनाव जीता जा सकता हो उस फार्मूले को लेकर के आओ और सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में बैठे हो तो सत्ता को बनाए रखने के लिए वो हर हथकंडा अपनाओ जिससे सत्ता तक पहुंचा जा सके और फिर पहुंचने के बाद उसको कायम रखा जा सके। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि भाषाई मर्यादाओं का पतन होगा, भाषाई मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर इसी 150 करोड़ की जनता से ही नए नेताओं का भी उद्भव होना है। बेहतर होगा कि कुछ नेता ऐसे भी निकल करके आए जो आज गिरावट देखने को मिल रही है उसको वापस उसके मुकाम तक पहुंचाने का मादा रखते हो। पलटती जरूर है बाजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कोई और। जिसने अपनी भाषाई मर्यादा को खोया है, इस देश का नुकसान किया है, और इस देश का नुकसान अगर होता है तो आप ये तय मानिए कि आपकी राजनीति का भी उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार। And one more thing I want to tell you, how this AIDMK people who themselves took the photo of Annadurai, and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi? He is a terrorist, and he won't believe in equality.